नमस्ते और स्वागत है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वाकई माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, एक बेहद पॉपुलर रीजनल फिल्म स्टार अचानक से एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन जाता है और तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे दो पार्टी सिस्टम को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये सिनेमाई करिश्मे, जमीनी रणनीति और भविष्य की तकनीक के एक बेहद अनोखे कॉम्बिनेशन का डीप डाइव है। तो चलिए 2026 के इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक को गहराई से समझते हैं। इस सफर को समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले सिनेमा से पॉलिटिक्स तक की पाइपलाइन पर नजर डालेंगे, फिर एटीवी के पार्टी के बनने की टाइमलाइन, उनका एआई बेस्ड विजन और 2026 के इलेक्शन डेटा को डीकोड करेंगे। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या ये वोट फैंडम की वजह से थे या मुद्दों के आधार पर? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सिनेमा टू पॉलिटिक्स पाइपलाइन। इस भारी बदलाव को समझने के लिए वहां के ऐतिहासिक परिदृश्य को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में ये फिल्म स्टारडम का कॉन्सेप्ट नया बिल्कुल नहीं है। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब आइकॉनिक एक्टर्स अपने ऑन स्क्रीन चार्म और पब्लिक के साथ उस इमोशनल कनेक्शन को एक विशाल वोट बैंक में बदल देते हैं। एमजीआर और जयललिता जैसे दिग्गजों ने अतीत में इस पाइपलाइन का बेहद असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है। ये एक गहरा इमोशनल बॉन्ड होता है, सिर्फ स्टारडम नहीं। डॉक्टर बीजीआर पब्लिकेशंस की एक रिसर्च सटीकता से इसी घटना को ब्रेक डाउन करती है। उनका सवाल बहुत जायज़ है, क्या वोटर्स सच में सिर्फ भावनात्मक लगाव की वजह से वोट करते हैं या इसके पीछे कोई ठोस राजनीतिक विचारधारा और नेतृत्व क्षमता भी काम करती है? ये एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे समझना इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने दूसरे फेज में, द बर्थ ऑफ टीवी के। थलापति विजय के फैन क्लब अचानक एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में कैसे बदल गए? चलिए देखते हैं। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। अक्टूबर 2021 में लोकल पंचायत इलेक्शन होते हैं और उनके ग्रास रूट्स नेटवर्क ने 169 में से 115 सीटें जीत लीं। उसके बाद फरवरी 2024 में टीवीके का ऑफिशियल लॉन्च होता है। अगस्त में जीत के प्रतीक वागई फूल वाले झंडे का अनावरण होता है और आखिर में इलेक्शन से ठीक पहले मई 2026 में उनकी आखिरी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी जननायकन रिलीज होती है। एकदम परफेक्ट मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक रोल आउट। अब सिर्फ स्टार पावर पर चुनाव तो लड़ा नहीं जा सकता, सही बात है ना? टीवीके को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा को ऐतिहासिक हस्तियों के साथ जोड़ा। अपने पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने पेरियार, अंबेडकर और कामराज के कटआउट्स लगाए। इससे एक क्लियर सामाजिक राजनीतिक संदेश गया कि पार्टी का फाउंडेशन सिर्फ पॉपुलैरिटी पर नहीं बल्कि एक मजबूत वैचारिक आधार पर टिका है। तो विचारधारा क्लियर हो गई। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एन एआई ड्रिवन पॉलिटिकल विजन। यहाँ पर टीवीके की अप्रोच पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल पूरी तरह से अलग नजर आती है। ये तुलना खुद बोलती है। एक तरफ जहां पारंपरिक राजनीति बेसिक कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर फोकस करती आई है, वहीं टीवीके ने सीधा डिजिटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने लाल पीताशाही और देरी को खत्म करने के लिए एक सुपर ऐप और सिटीजन प्रिविलेज कार्ड्स प्रपोज किए। ये पूरी तरह से मॉडर्न और कॉर्पोरेट स्टाइल एफिशिएंसी वाला कदम था। और उनके विजन 2035 के गोल्स, सच कहूं तो वो वाकई एम्बिशियस हैं। सोचिए, भारत का पहला डेडिकेटेड एआई मंत्रालय स्थापित करना, एक फुल स्केल एआई ड्रिवन इकोनॉमी और एआई सिटी बनाना, तमिलनाडु को ग्लोबली एक डीप टेक हब के रूप में पोजीशन करना और सुपर ऐप के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुंचाना। ये सब पब्लिक सर्विस डिलीवर करने का पूरा सिस्टम ही रेडिकली चेंज करने की बात करता है। पर यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक सवाल तो उठेगा ही, बिना कोई नया टैक्स लगाए इतने बड़े और खर्चीले प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? टीवी के केंद्र से अपने फाइनेंशियल शेयर को कैसे नेगोशिएट करेगी? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बिल्कुल सही जगह पॉइंट आउट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन इनका असल एग्जीक्यूशन और फंडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, जमीनी स्तर का नेटवर्क और इन हाईटेक पॉलिसी वादों का असल चुनाव पर क्या असर हुआ? चलिए चलते हैं सेक्शन 4 पर, द 2026 इलेक्शन अर्थक्वेक, जहां हम एक्चुअल बैलेट बॉक्स का डेटा देखेंगे। इस डेटा को देखिए और स्केल समझने की कोशिश कीजिए। ग्रेटर चेन्नई रीजन में, जो पारंपरिक रूप से डीएमके का अभेद्य किला माना जाता था, टीवीके ने 33 में से 31 सीटें जीत लीं। 31
एक ऐसी जीत जिसने सबको हैरान कर दिया और रूलिंग पार्टी को लगभग साफ ही कर दिया इस एरिया से। ये टेबल हाल के इतिहास के कुछ सबसे बड़े पॉलिटिकल अपसेट्स की डिटेल देता है। कोलाथुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए, जो इनकम्बेंट लीडर M.K. स्टालिन का गढ़ था, वहां टीवीके के V.S. बाबू ने उन्हें हरा दिया। टी नगर से बुस्सी आनंद को करीब 40% वोट मिले और पेराम्बुर में तो खुद विजय ने 53,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर की। ये नंबर्स सच में बोलते हैं। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन डीएम के मंत्रियों का नंबर है टोटल 32 में से, जो अपनी ऐसी पारंपरिक सीटों पर चुनाव हार गए जहां से उनका हारना नामुमकिन माना जाता था। और उन्हें किसने हराया? टीवीके के उम्मीदवारों ने। तो आखिर में हम अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर आते हैं, फैंडम या इशू बेस्ड वोटिंग। एक बहुत ही गहराई भरा एकेडमिक सवाल कि आखिर इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे असली वजह क्या थी। डॉक्टर BGR पब्लिकेशंस की पीयर रिव्यूड रिसर्च इस बदलाव को परफेक्टली समराइज करती है। उनका कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल फिल्म स्टारडम आज भी एक बहुत पावरफुल फोर्स है, लेकिन अब उस पावर को वोटर्स की जागरूकता, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस और पॉलिसीज फिल्टर कर रही हैं। मतलब अब सिर्फ सेलिब्रिटी अपील काफी नहीं है, उसके साथ जनता सीरियस और मुद्दों पर आधारित डिलीवरी भी चाहती है। और इस एक्सप्लेनर के अंत में ये हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ता है। जैसे जैसे स्क्रीन के हीरो और रियल लाइफ लीडर के बीच का फर्क कम हो रहा है, तो क्या कल की डेमोक्रेसी सिर्फ सेलिब्रिटी